ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सऊदी अरब में जो दारुल हुकूमत रियाद है वहाँ अमरीकी एम्बेसी के ऊपर धमाका हुआ है बड़ा खौफनाक। और उसके मनाज़र जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अभी ये सोशल मीडिया पे आई है खबर, कुछ इसराइली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इसकी तस्दीक अभी नहीं हो सकी लेकिन ये धमाका रिपोर्ट हुआ है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने देखी वो ये कि अमरीकी वजीर जंग, इसका नाम पहले वजीर दिफा होता था, वजारत दिफा थी, फिर वजारत जंग उसको कर दिया डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद। डोनाल्ड ट्रंप के अज़ाइम कुछ शायद अलग थे। तो ये जो वजारत जंग है इसके वजीर पीट हेगसेट, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को निकाल कर सुने तो आपको कुछ चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। यानी सारी कहानी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर है। यानी उनके जुमले, उनके अल्फाज तो आप एक तरफ रख देना, उन्होंने कुछ बड़ी मुतासब बातें भी की हैं दीन को लेकर, इस्लाम को लेकर, मज़ाहिब को लेकर। खुद उनके अपने अकायद दुनिया जानती है, लेकिन चले सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज पे बात करते हैं। काफी फिक्रमंदी उनके चेहरे पे नजर आ रही थी। फिर एक तजब्जुब था, एक बौखलाहट थी उनके चेहरे पे नजर आ रही थी। फिर जो वो अल्फाज बोल रहे थे ना, वो बार बार उनके होंठ खुश्क हो रहे थे, वो अपनी जबान अपने होंठों पे फेर रहे थे बार बार। वो अपना वजन बरकरार नहीं रख पा रहे थे, कभी एक टांग के ऊपर सारा वजन डालते थे, कभी दूसरी टांग के ऊपर सारा वजन डालते थे। ये चीजें बताती हैं कि जो बोलने वाला है वो पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है, और जो सिचुएशन वो बताना चाह रहा है एक्चुअली वो सूरत हाल नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज में कोई एतमाद नहीं था, अपना वजन बार बार वो शिफ्ट कर रहे थे, और कुछ अल्फाज को वो चबा चबा के जानबूझकर जोर देकर बोल रहे थे कि मेरी बात में वजन नहीं है तो कम से कम मेरे बोलने में वजन पैदा हो जाए। ये हमने पाकिस्तान में भी होते हुए देखा है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी कहानी सुना रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दो तीन बड़ी अहम बातें की। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जल्दी एक बड़ा हमला करने वाले हैं ईरान के ऊपर। और देखें, ये बात ठीक है कि अमेरिका को कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा और इस लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की तवक्कुआत के बिल्कुल उल्टा चला गया काम। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा बाकी लोगों की तरह कि जमीन पे हमने फौजें नहीं भेजनी। हम जमीन पे फौज भेज सकते हैं, जमीनी फौज उतार सकते हैं ईरान के अंदर। और ईरानी तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह कोई फौज उनके हत्थे चढ़े और वहां जमीन पे कोई फौज उसी तरह आ जाए जैसे इराक में या अफगानिस्तान में आई थी, तो इनको लग पता जाएगा। अमरीकी जर्नैल खुद कह चुके हैं कि उन्हें शिकस्त हुई अफगानिस्तान के अंदर। हम 20 साल तक लड़ते रहे और उसके बाद हुकूमत वापस उन्हीं लोगों ने ले ली जिनके साथ हम 20 साल तक लड़ते रहे। तो वहां पे एक शिकस्त हुई थी, हम रजीम भी बदल नहीं सके वहां पे। तो इसी तरह ईरान के अंदर ये कैसे जीत जाएंगे? ईरान की बड़ी लंबी तारीख है, वो बहुत सख्त लोग हैं और वो तो बदले की बात कर रहे हैं उनके लोग। यानी अगर आप ईरान और इसराइल के बीच में मुवाजना करना चाहें, बहादुरी का फर्क आप करना चाहें, तो आपको साफ नजर आ रहा है जितने इसराइली शहरी हैं वो बंकरों के अंदर घुसे हुए हैं, नीचे तहखानों के अंदर घुसे हुए हैं। जितने ईरानी शहरी हैं वो शहरों के अंदर बाहर निकल के फिर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में रात के अंधेरे में, दिन की रोशनी में वो सड़कों के ऊपर इज्तिमा कर रहे हैं, बड़े बड़ी तादाद में निकल रहे हैं लोग। वो क्यों निकल रहे हैं? वो खमनाई के शहादत के बाद लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं। तो ईरानी दिलेर कौम है, उनकी एक बहुत बड़ी तारीख है। इसराइली जो है वो अब बुजदली दिखा रहे हैं, उनके पास सहूलतें बहुत ज्यादा हैं, वो बहुत ज्यादा आसान पसंद हो गए हैं, उनकी जिंदगी बहुत आसान हो गई है, आसाइशों वाली जिंदगी है। तो वो सारे बंकरों में चले जाते हैं, वो लड़ने में बिलीव नहीं करते और वो कोशिश करते हैं कि उनके हिस्से की लड़ाई कोई और लड़े। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान ने इसराइल को तख्ता मश्क बना लिया। इसराइली शहरों के ऊपर वो ऐसे बम मारता है जैसे बारिश कर रहा है बमों की, और छोटे और बड़े मिसाइल ईरान इस्तेमाल कर रहा है। फिर मिसाइलों की तादाद भी उनकी बहुत ज्यादा है, इस बारे में कोई रिपोर्टें भी आ गई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो ईरान ने एक और दावा किया कि जो अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार एक शिप है, बहुत बड़ा बहरी जहाज है, बेड़ा है अमेरिका का, वो इस खित्ते से दूर भाग रहा है और वो यहां से पीछे हट रहा है। और उसकी वजह यह है कि ईरानी मिसाइलों की हदूद से वो बाहर निकलना चाहता है, और उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत कीमती है, उसके ऊपर उनके तैयारे भी हैं, उसके ऊपर उनकी बड़ा सेटअप लगा हुआ है। अगर वो तबाह हो जाता है तो अमेरिका का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दुनिया को जिन अपने बहरी बेड़ों के जरिए से अमेरिका दबाता है उनमें एक बहरी बेड़ा ये भी है। तो ईरान का ये दावा है कि वो इस खित्ते से भाग रहा है। दूसरा, ईरान का दावा है कि बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने अमेरिकन फौजी मारे हैं, जबकि अमेरिकन ने अब एतराफ किया है कि 6 फौजी उनके मारे गए हैं और 20 के करीब उनके फौजी जख्मी हुए हैं। ये अमेरिकन एतराफ है। अब देखिए, दोनों तरफ से चीजों को एग्जेजरेट तो किया जाता है जब भी जंग होती है, जब भी जंग होती है ऐसा होता है। ईरान अमेरिकन फौजियों की हलाकतें ज्यादा बताएगा और अमेरिका कम बताएगा, ये तो होगा। लेकिन मैं आपके सामने सिचुएशन फिर भी रख रहा हूं। चीन ने और रूस ने ईरान की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा जी ईरान को पूरा हक है कि वो अपना दिफा करे और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करे, और वो हर लिहाज से साथ हैं ईरान के। उन्होंने कहा जी भरपूर हमायत की हम यकीन दहानी करवाते हैं। ये दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा के अंदर राब्ता हुआ है।
चीन ने अमेरिका और इसराइल की खुलकर मजम्मत भी कर दी है और लड़ाई फैलने के खदशे का इजहार भी किया, और यही बात रशिया ने भी की है। रशिया ने ना सिर्फ ईरान का साथ दिया बल्कि ये कहा कि वो इस हमले की मजम्मत करते हैं जो अमेरिका ने और इसराइल ने की है, बल्कि ईरान के दिफा का हक तस्लीम करते हैं और ईरान की भरपूर हमायत भी करते हैं। रूस ने भी वही कहा। लेकिन इसमें जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि रूस के एक अहम ओहदेदार हैं और प्यूटन के बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत करीबी साथी हैं, दिमित्री मेदवेदेव, ये उनका नाम है। इनके नाम भी लेना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे ही कोई नाम है, लेकिन दिमित्री पहला वर्ड है उनका, और बड़े अहम ओहदेदार हैं रशिया के। उन्होंने खबरदार किया है और ये वार्निंग जारी की है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुकते तो यकीनी तौर पे तीसरी जंगे अजीम शुरू हो सकती है, यानी एक आलमी जंग लग सकती है। और ये प्यूटन के बहुत करीबी साथी हैं। इन्होंने कहा अमेरिका ने खुद को और दुनिया को एक रिस्क में डाल दिया है। ये जो अमेरिका ने किया ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब अमेरिका भी रिस्क में है और दुनिया भी रिस्क में है। द इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट लिखी है और ये बात रशिया की ठीक है, चाइना भी ठीक बात कर रहा है कि अमेरिका ने अजीबोगरीब पंगा ले लिया, ये लड़ाई फैल सकती है। द इकोनॉमिस्ट का यह कहना है कि बहुत इम्कान है कि जंग अमेरिका हार जाएगा। और माजी में बराक ओबामा पर इसी बारे में तनकीद करने वाला डोनाल्ड ट्रंप वो कैसे अपने फौजियों को इस हलाकत में डाल सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था बराक ओबामा को कि ये अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। और प्रॉब्लम पीछे दो बताए जा रहे हैं। तो मिड टर्म इलेक्शन जो आ रहा है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप की कोई तैयारी नहीं है, वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का मुहासबा भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो इंपीचमेंट का सामना भी करना पड़ सकता है, और उन्होंने खुद कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर मैं ये मिड टर्म हार गया तो मेरी इंपीचमेंट पक्की है। दूसरा जो एप्स्टीन फाइल है, जिसके बारे में हमें मौका नहीं मिला बात करने का क्योंकि पाकिस्तान में इतने हालात खराब है, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो ज्यादतियों के मामलात हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है और वो बहुत बुरी तरह फंस रहे हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हड़बड़ा के इसराइल के कहने के ऊपर अटैक कर दिया ईरान पे, और वहां पे वो फंस गए। उन्हें लगता था कि 2-4 दिन में वो अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, लेकिन वो अहदाफ से लगातार दूर होते चले जा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी एक बड़ी अहम खबर दी है और उनकी खबर के मुताबिक, ये खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने कहा जी कि ट्रंप इंतजामिया के अरकान और पेंटागन में ईरान के तनाजे को काबू से बाहर जाने के खदशात में इजाफा हो रहा है। अमेरिका को खदशा है कि ईरान से जंग चंद हफ्तों तक तूल पकड़ सकती है। तवील लड़ाई से अमेरिका के फिजाई दिफाई जखायर खत्म हो सकते हैं, क्योंकि एक आने वाले मिसाइल को रोकने के लिए आमतौर पर 2 से 3 इंटरसेप्टर्स दरकार होते हैं। ये इंटरसेप्टर्स वो मिसाइल होते हैं जो आने वाले मिसाइल को या आने वाले ड्रोन अटैक को ये उसको रोकते हैं, और ये एक को रोकने के लिए 2-3 जो है वो हवा में जाते हैं। अब जरा आप फर्क चेक करें कि फर्क कितना ज्यादा है। जो ईरानी मिसाइल है ना, और ये बरतानवी रिपोर्ट है कि ईरानी मिसाइल जो है या उनका जो ड्रोन है जो आगे अटैक करता है वो $35,000 का एक पड़ता है ईरान को, मगर उसे रोकने वाला जो इंटरसेप्टर है वो $4 मिलियन का मिसाइल है। एक $4 मिलियन का है, तो 100 गुना से ज्यादा महंगा है। यानी दुगना हो तो बहुत ज्यादा होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, ये इतना ज्यादा महंगा है उसको रोकना। तो उसकी कॉस्ट का बहुत ज्यादा फर्क है, और फिर बाद वो एक नहीं 2-2, 3-3 इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ये बहुत कम खर्च में ईरान इस लड़ाई को बहुत लंबा ले जा सकता है। मार्को रूबियो की भी एक वीडियो इसी बारे में वायरल हुई है। मार्को रूबियो जो वजीर खारजा है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि ईरान एक अंदाजे के मुताबिक हर महीने 100 से ज्यादा मिसाइल तैयार करता है, जबकि इतने ही अरसे में 6 से 7 इंटरसेप्टर तैयार हो सकते हैं। तो ये तो मुवाज़ना ही कोई नहीं है। यानी इंटरसेप्टर जो है उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी उसकी पेचीदा है। वो 6 से 7 तैयार होते हैं, वो उधर 100 के करीब जो है वो हमला करने वाले मिसाइल या उससे ज्यादा तैयार कर देता है। तो यहां पे मुकाबला नहीं है। और अमेरिका देखें कितने इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर सकता है। अगर उनके पास ये लामहदूद होते या बहुत बड़ी मिकदार में या तादाद में अमेरिका के पास होते तो अमेरिका खलीजी ममालिक को जरूर बचाता। यानी सऊदी अरब को ये शिकवा ना करना पड़ता, कतर को ये शिकवा ना करना पड़ता, कुवैत को ये शिकवा ना करना पड़ता कि अमेरिका उठा के इंटरसेप्टर्स ले गया है इसराइल में और वो इसराइल को बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए लामहदूद तो नहीं है ना, महदूद है, इसीलिए अमेरिका ने उनको मूव किया और ले जाके इसराइल को बचाना शुरू कर दिया और खलीजी ममालिक को अकेला छोड़ दिया। इस बात का शिकवा खलीजी ममालिक ने किया, खासतौर पर सऊदी अरब ने। और अमेरिका का जो अपना जखीरा है जो उन्होंने अपने दिफा के लिए रखा हुआ, उसको वो किसी लड़ाई में बाहर ले जाके नहीं झोंक सकते। लिहाजा उन्हें बहुत बड़ी मिकदार में इंटरसेप्टर्स चाहिए होंगे। अगर उनके पास नहीं है चंद हफ्तों के बाद, तो फिर बहुत वुल्नरेबल हो जाएगा इसराइल, क्योंकि इसराइल खुद ये नहीं बनाता। इसराइल खुद जितने हथियार बनाता है वो इस काबिल नहीं है कि वो ईरान का मुकाबला करे। और ईरान अगर लगातार हथियार बनाता जाता है और रशिया और चाइना की सपोर्ट उनके साथ रहती है,
फिर बड़ी मुसीबत बन जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और जंग फैलने का खदशा ये चाइना कह रहा है, और तीसरी आलमी जंग का खतरा है ये रशिया कह रहा है, और ये बात फेंकी नहीं जा सकती। अब आलमी सतह पे देखें, इसके असरात तो आ रहे हैं। अब नए हरमज जो है वो बंद होने की वजह से हजारों तेल बरदार जो टैंकर्स हैं उन्हें अब समझ नहीं आ रही जाना किधर है। उनका सफर रुक गया है, वो जैम हो गए हैं और सारे के सारे खड़े हैं और वो तलाश कर रहे हैं रास्ता कि हम जाएं कहां पे, और कई जो है वो लंगरअंदाज हो गए हैं। तो ईरान ने ऑफिशियली अब नए हरमज को बंद कर दिया है और ये उसको लंबे अरसे तक बंद रख सकता है, और कुछ ना करे तो इसको बंद रख सकता है। इससे पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी और एक बहुत बड़ा माशी बहरान पैदा हो जाएगा। कतर ने गैस की प्रोडक्शन बंद कर दी है और उसके बाद जो यूरोपियन गैस है उसकी प्राइस 45% तक बढ़ गई है। आज मैं आपको बता रहा हूं, कल ये 28% तक बढ़ी थी और अब जो खबर आई है लेटेस्ट वो ये बता रही है कि 45% तक यूरोपियन गैस की प्राइस बढ़ गई है, जो बहुत खतरनाक है और ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अब नाज़रीन, एक और सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि ये जो अमेरिका के 3 जेट गिरे हैं ये गिराए किसने। देखिए, ईरान ने गुज़िश्ता चंद महीनों में सरफेस से फजा में, यानी जमीन से फिजा में मार करने वाले कुछ हथियारों का मुआहदा किया था, चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी। इन दोनों के पास ये हथियार बहुत अच्छी कैपेसिटी वाले मौजूद हैं। अब क्या ये हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके बारे में आप अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जंग चल रही है, जंग के बाद इसका तखमीना लगाया जाएगा। लेकिन ईरान ये कहता है कि उन्होंने अमेरिकन तैयारे गिराए। लेकिन अगर कुवैत ने गलती से गिराए हैं तो गलती से एक आधा गिरता है ना, 3 तो नहीं गिर जाते। और ये जो तैयारे होते हैं या जो सिस्टम जिस मुल्क के अंदर ये चल रहा होता है वो आपस में इंटीग्रेट करते हैं कि गलती से वो गिरने भी लगता है तो वो फौरन उनको सिस्टम बताता है कि ये इसको नहीं छेड़ना आपने, ये हमारा है। तो अगर गलती से गिर जाता तो एक गिर जाता, 3 तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, पता नहीं कितने गिरे। तो ये जो गिरे हैं, अगर ये गलती से गिरे हैं तो ये 3 नहीं गिर सकते थे। अब इसमें एक खबर और आई है और ये खबर ये बताती है कि कुछ जो कुवैती बैरिया के लोग हैं उनके ऊपर ऑपरेशन हुआ है और उसमें एक अहलकार जो है वो जाँ बहक भी हुआ है। अब ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहीं अंदर से किसी ने बगावत की और उन्होंने अमेरिकन तैयारों को निशाना बना दिया? क्योंकि देखें ना, हुक्मरान जो हैं वो अरब हुक्मरान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं, लंबे अरसे से बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही अरब हुक्मरानों के ऊपर मुश्किल वक्त आया, खलीजी ममालिक के ऊपर मुश्किल वक्त आया, अमेरिका ने अपना दिफाई निजाम वहां से हटा लिया। अमेरिका सिर्फ इन ममालिक को हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। अब इन ममालिक को सोचना पड़ेगा कि इनको अपना दिफाई निजाम खुद खड़ा करना होगा और अमेरिका के ऊपर अपना इन्हिसार कम करना पड़ेगा। अब ये ईरान के साथ खलीजी ममालिक को लड़वाना इस वक्त बहुत बड़ी ख्वाहिश है नेतन्याहू की और उसके लिए काम हो भी रहा है। मैं आपको एक खबर देता हूं, एक तो जो सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी आरामको, इसके ऊपर जो अटैक हुआ ईरान ने बड़ी वाज़ेह अंदाज में कह दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमने अपने सऊदी भाइयों को आगाह भी कर दिया है कि इस हमले के पीछे हम नहीं है, हमने किसी रिफाइनरी के ऊपर किसी किस्म का मिसाइल नहीं दागा। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये मिसाइल किसने फेंका है, और अगर ये इसराइल की तरफ से आया है या किसी और तरफ से आया है तो ये फिर मामला बहुत लंबा चलेगा, ये यहां खत्म नहीं होगा। क्योंकि ईरान ने साफ कहा, ईरान कह सकता था हमने मारा, जंग में है वो गलती से आ गया, लेकिन ईरान ने कहा जी हमने बिल्कुल नहीं मारा, हमने किसी ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक नहीं किया। अमरीकी एक सहाफी हैं, ये टकर कार्लसन, इन्होंने एक इंकशाफ किया है। टकर कार्लसन ये कहते हैं कि कतर और सऊदी अरब में मुसाद के कुछ एजेंट्स पकड़े गए और ये बम धमाकों की प्लानिंग कर रहे थे। इस इल्जाम में गुज़िश्ता रात इनको पकड़ा गया है और ये कोशिश कर रहे थे कि जो अमेरिका के इत्तेहादी ये खलीजी ममालिक हैं, कतर और सऊदी अरब, यहां पे इस किस्म की बम धमाके या कार्रवाइयां करवाई जाए जिससे अनारकी फैले और इन्हें लड़ाई के ऊपर उकसाया जाए। अब ये देखें, ये खबर बहुत बड़ी खबर है कि यहां पे मुसाद के एजेंट पकड़े गए हैं इन मुल्कों में। तो अब अरब मुल्कों को ये बात समझ आना शुरू हो जाएगी कि ईरान हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि ईरान से डरा कर हमारे ऊपर लंबे अरसे तक मुसल्लत रहने वाले लोग हमारे दुश्मन हैं। और हमें तो जरूरत ही नहीं थी इतना पैसा खर्च करने के लिए अपने दिफा पे, जितना हमने खर्च कर लिया। अगर अपने ऊपर खर्च लेते तो आज शायद बेहतर पोजीशन में होते। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि महमूद अहमदी नजाद बहुत मकबूल हैं ईरान के अंदर, साबिक सदर हैं ईरान के और बड़ी जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और बड़ी शानदार इंसान है। महमूद अहमदी नजाद जो हैं वो बच गए हमले में। उनके बारे में पहले इतला आई थी कि उनकी शहादत हो गई है, लेकिन अब जो इतला आई है उसके मुताबिक वो बच गए हैं। यूरोप से पहले हुक्मरान ने आवाज उठाई है, ये स्पेन के वजीर आजम है पेड्रो, इन्होंने अमरीकी हमले और इसराइली हमले की मजम्मत कर दी है, इसे बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है और अपने अड्डे भी देने से इनकार कर दिया कि हम अपने अड्डे भी नहीं देंगे।
जबकि बरतानिया ने अड्डे तो दे दिए अमेरिका को, लेकिन लड़ाई में उतरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमने मादी से सबक सीखा है, जो इराक जंग में हमारे साथ हुआ उससे हमने ये सबक सीखा है कि अब हम दोबारा इस तरह की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना हम इस लड़ाई में आना चाहते हैं। नाज़रीन, खलीजी ममालिक में सूरत बहुत अजीब है इस वक्त। वहां से जो अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, जो पूरी दुनिया से आकर वहां पे रहते थे और वहां का शानदार अमनो अमान एंजॉय कर रहे थे, अब सर्दियों में पूरी दुनिया वहां आ जाती थी। आजकल सर्दियों का सीजन है, तो जैसे ही गर्मियां होती थी तो दुनिया के अमीर तीन लोग यूरोप में चले जाते थे, सर्दियां आती थी तो मिडिल ईस्ट में आ जाते थे। अब वो सारे लोग ये खित्ता छोड़कर भाग रहे हैं। इसके लिए खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है रियाद में, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। बहुत बड़े बड़े अरबपति अपनी फैमिलियों को लेकर गाड़ियों समेत वहां पे पहुंचे हुए हैं और प्राइवेट जेट्स के अंदर बैठ बैठ के निकल रहे हैं कि हमें यूरोप पहुंचा दो किसी तरह। और रास्ता भी बहुत लंबा लेना पड़ रहा है क्योंकि डायरेक्ट वहां से इसराइल वाली साइड से तो जा नहीं सकते, तो एक लंबा रास्ता लेकर ये लोग यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इन्हें खतरा है कि जंग फैलेगी और ये कहीं ना मारे जाए, कोई मिसाइल भूल भाल के इधर ना आ जाए। और यहां से निकलने के लिए जो पैसा ये खर्च कर रहे हैं, अब एक एक प्राइवेट जेट की जो परवाज है उसके लिए 2,60,000 पाउंड तक, यानी पाकिस्तानी ये कुछ 10 करोड़ रुपया बनता है, 10-10 करोड़ रुपया दे के एक एक जेट को ले जाया जा रहा है कि जनाब हमारी फैमिली को यहां से यूरोप पहुंचा दें और हमें यहां से निकाल दें किसी तरह से। अब आ जाए नाज़रीन थोड़ा सा पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये दबाव बहुत बढ़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया वो नामजदगी वापस ली जाए। नवाज शरीफ ने ट्वीट किया, शहबाज शरीफ ने किया, किसी ने डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नाम भी नहीं लिया। हालांकि 160 बच्चियों को एक साथ दफनाया गया है, उनकी कब्रें तैयार कर दी गई हैं, उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, उन बच्चियों को एक साथ दफनाया जाएगा। ये मासूम बच्चियां कत्ल हुई हैं। पूरी दुनिया में इस मंजर के बाद गमो गुस्सा है और करने वाले कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, इसराइल, नेतन्याहू। तो ये नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ ने भी नाम नहीं लिया और कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि बिलावल तो चुप थे अमन के नोबेल इनाम के मामले पर। मरियम नवाज से जब यह सवाल किया गया कि आप क्या कहती हैं शहबाज शरीफ ने